एमए हिंदी उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, हम अब इस कविता के अंतिम पायदान पर चल रहे हैं। व्याख्यान नंबर 27 और इसके पश्चात अंतिम व्याख्यान, यानी अंतिम हर तरह से आप सुन चुके होंगे और मुक्ति बोध की ये चर्चित कविता से वाकिफ हो चुके होंगे। हम यहां थे जहां मैंने छोड़ा था रिहा। रिहा जब किसी व्यक्ति को कैद से रिहा किया जाता है, जुर्म से मुक्त किया जाता है। कवि याद कर रहा है, छोड़ दिया गया मैं, कई छाया मुख अब करते हैं पीछा, छाया करतियां न छोड़ती है मुझको, जहां जहां गया वहां। तो इस तरह से हमने पिछली बार देखा था कि उसका अब रिहा करने के बाद भी कुछ तथाकथित कानून के रखवाले कानून के नाम पर अब उसका पीछा करते हैं, यानी अभी भी वो उसका पीछा किया जा रहा है। इसके बावजूद कि वो उसे रिहा कर दिया गया, इसे कहते हैं कि जब एक समझदार व्यक्ति, एक जुर्म मुक्त व्यक्ति किस तरह से जुर्म का एक बार ठप्पा लग जाता है तो वो ठप्पा पक्का होता है, भले ही वो मुक्त कर दिया क्यों न जाए। वो याद करता है कि वो चेहरे जो मेरा पीछा करते हैं, वो छायाकृतियां जिसे वो छायाकृतियों से भी पहचान लेता है, न छोड़ती है मुझको। मैं जहां जहां भी जाता हूं वो मेरा पीछा करते हुए, यानी मेरे पीछे लगे रहते हैं, यानी उसे चैन से नहीं रहने देते। यानी वो जो कुछ भी करना चाहता है उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पहचान हर कदम पर की जाती है। जहां जहां गया वहां वहां वही वो नजर आते रहे। इस तरह से हम ये देखते हैं कि इस व्यवस्था में एक ईमानदार व्यक्ति किस तरह से परेशान होता है, किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुझे अब खोजने होंगे साथी, काले गुलाब व स्याह सिमंती, श्याम चमेली, संभलाए कमल जो खोहों के जल में खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत, सुझाव संदेश भेजते रहते, क्या कहूं। अब एक तरह से वो कई मानसिकता में जीता हुआ नायक जब देखता है कि उसे रिहा कर दिया गया और इसके बावजूद पीछा किया जाता है, अब ऐसी अवस्था में वो फिर पुनः सोचता है, चूंकि सारी कविता स्वप्न में चलती है, चिंतन में चलती है, द्वंद्व में चलती है, संघर्ष किस तरह से व्यक्ति को अक्सर जद्दोजहद और द्वंद्व में डाल देता है। और कई बार फिर विचार आता है, विचार ये आता है कि अब मुझे अपने साथ देने वाले साथी खोजने होंगे, ऐसे साथी जो मेरे रास्ते पर बढ़ सके, मेरा साथ दे सके। ऐसे साथी की खोज करनी होगी, यानी वो अपने आप नहीं आएंगे, मेरे को ऐसे लोगों का साथ चाहिए और वो मुझे ऐसे ही नहीं मिल जाने वाले। वहां पहुंचना होगा, उनको खोजना होगा। प्रतीक देखिए, गुलाब, गुलाब के फूल गुलाबी हुआ करते हैं। वो कहता है नहीं, काले गुलाब व स्याह सिवंती, श्याम चमेली, इस तरह के वो जो उनसे मुखातिब हो सके, सामना कर सके
ऐसे लोग जो उनको समझ सके, उनको पहचान सके या उनसे बचाव की मुद्रा में आ सके। संवल आए कमल जो खोहों के जल में, खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत, सुझाव संदेश भेजते रहते। अक्सर व्यक्ति जब परेशानी में होता है, डरा हुआ, आतंकित किया हुआ व्यक्ति नहीं सोच पाता कुछ भी कि वो अपना बचाव करे तो कैसे करे। यानी समस्याएं जब चारों तरफ से घेर लेती है, तब बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आती। ऐसे में वह फिर सोचता है, यो कहते हैं कि अंधेरा चाहे कितना भी क्यों न घना हो, उस घने अंधेरे की खो में से ही एक किरण, प्रकाश की एक किरण फूटती है और उसकी जिंदगी में पुनः उजाला आता है। लेकिन सबसे पहले अंधेरे को चीरने वाली एक छोटी सी किरण पूर्व की दिशा से फूटती है, और वो भी कब? जब अंधेरा घना होता है। यानी निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें हमेशा आशान्वित रहना चाहिए। और हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, ये सोचना भी गलत है। हम अगर खोजेंगे तो ऐसे भी साथी मिल जाते हैं जो हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, हमारे साथ चल सकते हैं, हमारे साथ चल करके लड़ सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की भी खोज करनी होती है। संवलाए संवलाए कमल जो खोहों के जल में, खिले हुए कब से भेजते हैं संकेत। और वो जो सुदूर, बहुत दूर जंगल में, उस तालाब में जिसमें वो कमल खिले हुए हैं, जो किसी की निगाह में नहीं है और खो में छुपे हुए हैं, वो संवला चुका पानी और वो मुरझा चुका कमल भी, ऐसा लगता है कि वो भी संबंधित को संदेश देता है। और खिल रहे हैं वो कब से, लेकिन कोई नहीं देख रहा, पर वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, अगर हम अपनी दूरी तय करके वहां जाएं तो उन्हें खिलता हुआ पा सकते हैं। वो रोज खिलते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, चाहे कोई देखे न देखे। और उनसे भी संदेश मिल सकता है, और लगातार वो संदेश देते हुए महसूस हुए हैं, उनसे सुझाव आते रहे, वो अपनी तरफ से संदेश भेजते रहे, लेकिन मैं नहीं समझ सका। यानी कहने का आशय यह है कि हम जब ये देखते हैं कि नहीं है कोई भी हमारे साथ, उस वक्त भी साथ होता है, हम नहीं पहचान पाते उन चेहरों को जो खुल करके सामने नहीं आते। अलग अलग तरह से, अलग अलग तरह के लोगों से संदेश मिलते हैं। और संदेश किस तरह से मिलते हैं? वो उसके पक्ष में होते हैं, उसके अनुकूल होते हैं, क्या कहूं। और फिर वो कहता है कि जब उसे एक तरफ लगता है कि संदेश भी मिल रहे हैं, शायद उनको भी नहीं पहचान पाता। ये कहते हैं कि जब परेशानी चारों तरफ से घेर लेती है, तो बचने की सूरत कहीं से नजर नहीं आती। ऐसे में फिर वो द्वंद्व में पड़ा हुआ कह देता है, क्या कहूं। यानी कहने के लिए ऐसी कोई बात नहीं जिसको कहा जाए, या जितनी बार कह चुका हूं अब ऐसा कुछ बचा नहीं। क्यों? देखिए किस तरह की पंक्तियां हैं। मस्तक कुंड में जलती, सतचित वेदना सच्चाई व गलती, मस्तक शिराओं में तनाव व दिन रात। यानी सामान्य सूरत में आदमी दिखता है, दूर से चलता हुआ आदमी दिखता है कि चल रहा है, लेकिन वो चलता हुआ आदमी किस किस तरह के कितने तनावों में घिरा होता है, वो सामान्य व्यक्ति दूर से देखने वाले को नहीं दिखाई देता। और ऐसा ही व्यक्ति है वो जिसका मस्तक ऐसा लगता है कि जलते हुए कुंड में डुबो दिया गया है, उसका मस्तिष्क जैसे जल रहा है। यानी उस जलते हुए मस्तिष्क का प्रतीक इस तरह से लिया गया है, बिंब, कि यानी इतना गर्म है वो मस्तक, जैसे कुंड में, जलते हुए कुंड में डाल दिया गया है। सत्य जिसकी कि वो चाहत रखता है, वहां तक पहुंचना चाहता है, उस
चित्त हृदय को, जो हृदय सत्य की खोज में है और उसकी वेदना सच्चाई को जानना चाहती है, वह गलती मस्तक शिराओं में तनाव दिन रात, और उसका मस्तिष्क की शिराएं जो खून भेजती देती है हृदय तक, सूचनाएं पहुंचाती है, प्रेषित करती है, वहां से बखूबी संदेश तब आ सकते हैं जब वो दुरुस्त हो। वो दुरुस्त नहीं, अस्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है और तनावग्रस्त है। दिन रात, रात जैसी है वैसा ही दिन होता है, यानी रात अंधेरे में डूबी है, दिन उजाले में है, लेकिन उसके लिए वो दिन भी अंधेरी रात सा है। क्यों? क्योंकि उसे तनाव बराबर रहता है, दिन रात एक साथ। ऐसे में इतना परेशान, हैरान, चिंतातुर व्यक्ति किस तरह से दिन रात गुजारे, यानी दिन भी वैसा ही जैसी रात है। रात दरअसल कहने के लिए आराम के लिए होती है, लेकिन जब ऐसे पल आते हैं तो वो आराम भी हराम हो जाते हैं। उस नीम पर जिसके की नीचे मिट्टी के गोल चबूतरे पर नील चांदनी में कोई दिया सुनहला जलता है, मानो कि स्वप्न ही साक्षात अदृश्य साकार। देखिए, दृश्य बदलता है। दृश्य दरअसल दृश्य यहां हमारे सामने प्रकट होते हैं। वैसे ही जैसे व्यक्ति जब रात में सपना देखता है तो सपना एक नहीं अनेक आते हैं, एक बड़ा तो बहुत सारे छोटे छोटे, पल पल में वो दृश्य बदलते हैं। उस तरह से उसे एक नीम दिखाई देता है और उस नीम पर कुछ दिखाई दे रहा है, जिसके की नीचे मिट्टी के गोल चबूतरे पर नील चांदनी में कोई दिया सुनहला जलता है, मानो कि स्वप्न ही साक्षात अदृश्य साकार। देखिए, आप हमेशा ये याद रखिए, जब इस कविता में हम प्रवेश करते हैं तो अंधेरा यानी रात होती है, और रात का अंधेरा, उस अंधेरे में ही उसे कुछ दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, कुछ आवाजें। और यहाँ इस दृश्य में भी नीम दिख रहा है और उसके नीचे कुछ दृश्यमान है कि मिट्टी का एक गोल चबूतरा है। उस चबूतरे पर एक सुनहला जलता हुआ दिया, और वो भी चांदनी रात में, मानो कि स्वप्न ही साक्षात अदृश्य साकार। इस अदृश्य में भी एक स्वप्न साकार होता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से, यानी जब दिया दिख रहा है, यानी उजाला दिख रहा है। दिया भले ही छोटा क्यों न हो, अंधेरा चारों तरफ सघन क्यों न हो, और अंधेरे का आकार, प्रकार और विस्तार कितना ही बड़ा क्यों न हो, पर वो छोटा सा दीपक कुछ पल के लिए, कुछ दूर तक ही सही, उजाला कर देता है। इसी तरह से ऐसे संक्रमण दौर में मनुष्य की जिंदगी में भले ही कितने संघर्ष क्यों न हो, फिर भी उसे ऐसी कोई सूरत दिखाई देती है जिसमें उजाला फूटता है उस अंधेरे में भी। अदृश्य साकार, वो जो अदृश्य है और जहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उसमें भी साकार हो उठता है। ऐसा ही सपना। सपना सपने से एक बात और याद आती है। जो कहते हैं कि सपने देखने चाहिए, जो व्यक्ति सपने नहीं देखता उसका भविष्य में भी भविष्य ही नहीं होता, भविष्य भी उसका होता है। यानी भविष्य ही उसका हो सकता है जो सपना देखता है, आकांक्षा रखता है, कुछ लक्ष्य रखता है, कुछ हासिल करना चाहता है, पहले सपना, एक सपना देखता है। तो ऐसा ही सपना साक्षात साकार होता है उस अदृश्य से। वो नायक
एक दृश्य के सामने है। आगे देखिए, भागता में दम छोड़, घूम गया कई मोड़, ध्वस्त दीवालों के उस पार कहीं पर बहस गर्म है। इनमें मैंने कुछ पंक्तियां छोड़ दी है, आप देख रहे हैं, आगे भी और पीछे भी। इसमें एक छोटा सा बिंब बनता है। कई बार ये सूरत बनी है कि नायक दौड़ता भागता हुआ और यकायक कई मोड़ मुड़ जाता है और दम छोड़ करके भाग पड़ता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है या डर करके भाग रहा है, बचाव में भाग रहा है, या भागने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है, वो भाग पड़ता है, दौड़ पड़ता है। ऐसे ही दौड़ में एक बार उसे क्या दिखाई दिया, ध्वस्त दीवालों के उस पार कहीं पर बहस गर्म है। एक अच्छा खासा बिंब और प्रतीक भी इसमें निहित है। ध्वस्त दीवालें, ध्वस्त दीवालें दो सूरत में होंगी, या तो वो दीवालें या मकानात गिरा दिए गए हैं बने बनाए, या वो खंडर जो गिर रहा है उस पार वहां पर कुछ लोग हैं, इसके बावजूद भी दीवालें गिर चुकी है। अब गिरी हुई दीवार पर क्या किया जाएगा, वो कह रहे हैं कि नहीं, अब बहस गर्म है वहां, यानी चिंतन जारी है। यानी बात यह है कि तुम किसी भी चीज को, तुम उस विरोधी को, या तुम उस दुश्मन जिसे दुश्मन समझते हो, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें संघर्ष जीवित है। संघर्ष करने वाला अंततः जीवित रहता है। जो गिर पड़ता है वो उठ खड़ा होता है, बशर्ते कि उसके अंदर साहस होना चाहिए। ध्वस्त दीवालों को भी खड़ा किया जा सकता है तब जब ऐसी सोच होगी, ऐसा विचार उठेगा, यानी वह विचार गर्म है। यानी उन्हें, उनकी दीवारें, उनके मकान गिरा दिए गए हैं, तो मकान गिरा दिए गए इसका मतलब यह नहीं है कि हौसले भी गिरा दिए गए हैं। उनके हौसले पुख्ता है, वो अभी सोच सकते हैं, और सोचने के बाद वो दीवारें, वो मकान पुनः खड़े हो सकते हैं। वहां बहस गर्म है, यानी बहस जारी है, सोच विचार चल रहा है। वो कुछ करने वाले हैं अपने बचाव में, या भविष्य में वो फिर अपना घर बना लेंगे। लाल लाल, यह क्या, मेरे ही विक्षोभ मणियों को लिए, ये मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोसा, किंतु मैं अकेला बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला, गलियों के अंधेरे में मैं भाग रहा हूं, इतने में चुपचाप कोई एक दे जाता पर्चा, कोई गुप्त शक्ति आश्चर्य। वो सारे दंड प्रताड़नाएं भोगता है, उसके विरोध में साजिशें होती है, लेकिन कुछ गुप्त शक्तियां उसको भी सहयोग करती है। आश्चर्य, उसे इस बात का भी आश्चर्य होता है कि कोई उसके साथ भी हो सकता है खड़ा, उसके साथ भी चल सकता है। ऐसी सूरत कहीं भी उसे नजर नहीं आती। वो ऐसा आतंकित कर दिया जाता है, ऐसे में उसके साथ कौन खड़ा हो सकता है, अगर होता है तो उसके लिए यह आश्चर्य है। लाल लाल, यह क्या, लाल वो निशान है जो क्रांति का प्रतीक है। वो लाल सूरज जो सुबह होती है, वो सूरज जो दिन भर प्रकाश देता है, वो सुबह सुबह लाल होता है। लाल इस बात का प्रतीक है कि आप अगर इसी तरह से बढ़ते रहे तो जहां जो चाहते हैं वो आपको मिलके रहेगा। यानी लाल वो निशान है जो अंधेरे को चीरने के बाद लाल होता है, और लाल होने के बाद फिर प्रकाश फैल जाता है। और लाल निशान है उस साम्यवादी दुनिया का, उस मार्क्सवाद के चिंतन में एक लाल निशान, लाल झंडा, एक क्रांति मजदूर की जीत का प्रतीक है। यह क्या, मेरे ही विक्षोभ मणियों को लिए, ये मेरे ही विवेक रत्नों को लेकर बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोसा,
वो जो एक तरह से निराश हतोत्साहित हो जाता है, उसे ये देख करके आश्चर्य होता है कि मेरे ही विचारों को लेकर के, मेरी ही चिंताओं को लेकर के और मेरे ही चिंतन, जो मैंने चिंतन किया है, वो चमकते हुए सितारे जो मैंने सोचे थे, उन मणियों, मणिकांचन को लेकर के, और मेरे ही द्वारा सोचे गए, मेरे ही द्वारा विवेक से, ज्ञान से मैंने जो रत्न पैदा किए, उनको लेकर के कुछ लोग बढ़ रहे हैं अंधेरे में सोसा। अंधेरा है, पर फिर भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ विवेक है, विवेक के रत्न हैं, भले वो विक्षोभित क्यों न हो, उनके हाथ में रत्न और मणियां हैं। वो लोग लगातार अंधेरे के बावजूद उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं, किंतु मैं अकेला। लेकिन एक चिंतन में है कि उसकी चिंतन का वो एक तरह से नेतृत्व करता हुआ महसूस होता है कि उसके पीछे भी कुछ है, लेकिन पीछे है, बराबर नहीं। वो बराबरी पे उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। ऐसे में फिर वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। बेशक देर सबेर उसके विचारों को भी लेकर के लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित ही जब अंधेरे में कविता लिखी जा रही थी, लोग उस वक्त उतना नहीं समझे थे, लोग कवि को भी उतना नहीं पहचान सके थे जितना उनके न रहने के बाद, जितना उन पर विचार किया गया, चिंतन किया गया, कविता का कई अर्थ में कई तरह से पाठ किया गया, कई आलोचकों ने इस कविता पर चिंतन किया, व्याख्याएं की, आलोचना की, और पाया कि ये कविता कई तरह से हमारे उस उस तबके के साथ है जो हमेशा परेशान किया जाता है, जिसे दबाया जाता है, जिसका शोषण होता है, जिस पर अत्याचार होता है, उसके साथ ये खड़ी होती है। और कवि का चिंतन उस तबके के साथ है। बौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला। जब बौद्धिक तौर पर जब मैं विचार करता हूं तो इस जुगाली में अपने से मैं अकेला होता हूं। कोई दूसरा जो हो सकता है, होगा, भविष्य में होगा। गलियों के अंधेरे में मैं भाग रहा हूं, इतने में चुपचाप कोई एक दे जाता पर्चा, कोई गुप्त शक्ति, आश्चर्य। यानी अंधेरे में तो वो भाग ही रहा था, दौड़ रहा था गलियों में, चौराहे पर। और ऐसे में दौड़ते भागते हुए में कोई आता है यकायक, चुपचाप, धीरे से, उसके हाथ में एक पर्चा जो गोपनीय है। ऐसी भी शक्तियां हैं, और उसे पकड़ा जाती है। यानी उसके भी साथ, उसके साथ होने के लिए भी कोई है, उसका साथ देने के लिए भी कोई है, जो एकदम सामने नहीं आए। उसमें तो मेरे ही गुप्त विचार, वह दबी हुई संवेदनाएं, वह अनुभव, पीड़ाएं जगमगा रही है। प्रत्येक स्थान पर लगा हूं मैं काम में, प्रत्येक चौराहे, दुराहे व राहों के मोड़ पर, सड़क पर खड़ा हूं। और वो पर्चा जब पढ़ा तो पता चला कि उस पर्चे में तो वही सारे विचार है जो वो खुद सोच रहा था। यानी उसने जो किसी को भी नहीं बताए थे, वो ऐसे गोपनीय विचार उससे कोई पर्चा दे जाए, इसका मतलब यह कि उस तरह से भी सोचा जा रहा है, उसके अलावा भी कोई है जो इस तरह से सोच रहा है। यानी उस रास्ते पर वो अकेला नहीं है, दुकेला है। यानी उसके अलावा भी कोई शक्तियां है। वो दबी हुई संवेदनाएं, वो अनुभव, पीड़ाएं जगमगा रही है। वो ऐसा नहीं है कि पीड़ा है, लेकिन पीड़ा दुखदाई है, लेकिन जगमगा रही है। यानी वो चेता रही है। यानी वो भविष्य में अपना रास्ता तलाशने के लिए कह रही है। प्रत्येक स्थान पर लगा हूं मैं काम में, प्रत्येक चौराहे, दुराहे व राहों के मोड़ पर, सड़क पर खड़ा हूं। और ये बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां कह सकते हैं इन्हें, कि प्रत्येक स्थान पर लगा हूं मैं काम में। और ये जो इतनी भागदौड़ की गई थी,
अकेला समझा जा रहा था, अब वो देख रहा है कि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां उसका विचार नहीं है, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां वो कर रहा है वैसा नहीं हो रहा है। प्रत्येक चौराहे पर ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसे दो रास्ते पर और कितनी ही राहें जिस पर चल कर के देखो, किसी भी मोड़ पर जाकर के देखो और किसी भी सड़क पर खड़े होकर के देखो कि वहां मैं हूं यानी मेरे जैसे है। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता, मुक्ति के मन को जन को। ये पंक्तियां कवि की कई मंचों से सुनी जाती है, कई विचारों के तहत ये प्रकट होती है और कई बार असहनीय होने पर आदमी कह उठता है कि जो कविता में नहीं कही जा सकती सो सपाट कह दी जाती है, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, यानी जो कविता नहीं कर पाता वो अत्यंत दुखी होकर के किस तरह से शब्दों में कहता है। कवि भी अंततः अपने शुद्ध गद्य में बोल पड़ता है कि वर्तमान समाज चल नहीं सकता, इस तरह से जिस तरह से वो चल रहा है उसे अपने ये हथियार बदलने होंगे, क्योंकि पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वातंत्र्य व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को। यानी जिसके मुक्ति की कामना है, ऐसा मन है स्वच्छ और साफ, उससे जो स्वतंत्र होना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी छल नहीं सकता अंततः, अगर वो डटा रहा। अन्यथा समाज क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि जो पूंजीवाद से जुड़ा हुआ है ऐसा हृदय बदल ही नहीं सकता, वो पूंजी के ही पीछे दौड़ता है। और ये जब कहा जा रहा है तो ये वो सूरत है जब व्यक्ति को देखते हैं मुक्ति बोध की, हर व्यक्ति की छिछली कामनाएं हैं, लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, लालच है, और ये लालच है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, हर वक्त पाना चाहता है, उसी दौड़ में लगा हुआ है कि और हासिल कर लूं और पालूं। वो जो पूंजीवादी मन है वो पूंजीवाद से जुड़ा हुआ है, तब तक उसका हृदय किसी भी सूरत में बदल नहीं सकता। और वो जो स्वतंत्रता चाहता है, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को, यानी वो दूसरे ही लोग होते हैं जो इनसे दूर होते हैं। ऐसे जन को जो स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हैं उन्हें हमेशा संघर्षरत रहना होता है। और कहने का आशय है कि यहाँ पर द्वंद्व है। कवि अंततः ये चिंतन करते हुए कि पूंजीवादी मन बदल ही नहीं सकता, बदलेगा वो जो पूंजीवाद से ग्रस्त नहीं हुआ। पूंजीवाद के पैरेलल समाजवाद चलता है और समाजवादी मन से संचालित जो लोग हैं वो उससे दूर रहते हैं, भले ही वो कम क्यों न हो, वो पूंजीवाद से टक्कर लेते हैं, ऐसी शक्तियों से मुकाबला करते हैं, संघर्ष करते हैं और उस अंधेरे से लड़ते हुए एक दिन उजाले की खोज कर ही लेते हैं। भले ही वो पूंजीवादी मन वाले लोग अत्यधिक है, बहुत ज्यादा है। ऐसे में कविता सुनते रहिए, अंतिम पायदान पर हम हैं। जो भी नए छात्र छात्राएं इसे देखें, जहां इसी वीडियो के बगल में जो लाल निशान है उस पर जरूर उंगली से दबाएं, ताकि आपको लगातार ये सुनाई देता रहे।